नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको 3 केसेस के बारे में बताऊँगा, ओसीडी के केसेस जिनको दवाइयों से असर नहीं आ रहा था और कैसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की मदद से इन लोगों को रिलीफ मिला और इनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो गए। इन पेशेंट्स को साथ ही डिप्रेसिव एपिसोड्स भी चल रहे थे। 3 पेशेंट्स के बारे में यहाँ बताया जाएगा कि कैसे इन पर इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का असर देखने में आया और इन लोगों में डिप्रेशन और ओसीडी के सिम्टम्स काफ़ी कम हो गए। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। ओसीडी बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। 2 से 3% पॉपुलेशन विश्व भर में कभी ना कभी ओसीडी से सफ़र करती ही है। पिछले करीब 25-30 सालों में बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और दवाओं को ओसीडी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट समझा जाता है। किसी भी पेशेंट को जब ओसीडी का डायग्नोसिस मिलता है तो इन तीनों में से कोई एक या फिर किन्हीं 2 ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिससे कि ओसीडी के सिम्टम्स में रिलीफ मिले। बावजूद इसके 25 से 40% पेशेंट इन सभी ट्रीटमेंट से, इनके चाहे कॉम्बिनेशन दें या चाहे अकेला ये ट्रीटमेंट्स दें, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते और लंबे समय तक कोई ना कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स, मतलब डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स उनमें देखने में आते हैं। खासकर कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जिनको सीवियर ओसीडी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं ले पाते। कुछ पेशेंट्स के लिए तो 1-2 एपिसोड तो काफ़ी अच्छे से रिलीफ मिल जाता है, पर सीवियर ओसीडी के पेशेंट्स में ना के बराबर ये रिलीफ मिल पाता है। एक नॉन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, मतलब जो आम तौर पर नहीं दिया जाता, वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या जिसे कहेंगे शॉर्ट में ईसीटी और आम भाषा में उसे कह देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। उसको काफ़ी बेनिफिशियल देखा गया है सीवियर ओसीडी के ट्रीटमेंट में। कई सारे डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे केस रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। सीवियर ओसीडी के इलाज में जब ईसीटी का ट्रीटमेंट दिया गया तो कई डॉक्टरों ने ऐसा पाया कि ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है इन पेशेंट्स के लिए। हालांकि इस पर कोई अच्छे खासे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए गए हैं कि जिसमें ईसीटी का बेनिफिट ओसीडी में देखा जाए, पर ज़्यादातर जो है इसमें केस स्टडीज़ ही पब्लिश की गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स पर जो रिसर्च की जाती हैं उनमें जो एविडेंस मिलना चाहिए वो ऐसा एविडेंस फ़िलहाल ईसीटी और ओसीडी के रिलेशनशिप में नहीं मिलता। चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि कैसे सीवियर ओसीडी के 3 पेशेंट्स जिनमें कि डिप्रेसिव एपिसोड भी थे, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रहे थे, उनको जब ईसीटी से इलाज दिया गया तो उनके सिम्टम्स में बहुत बड़ी एक कमी देखी गई। पेशेंट्स के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो गए। वो जो 3 पेशेंट्स थे उनको मॉडिफाइड ईसीटी दी गई या जिसे शॉर्ट में MECT कह देते हैं। ये सभी पेशेंट्स ओसीडी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट करते थे। ICD-10 के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है उसको वो क्वालिफाई करते थे। इन रिसर्चर्स ने इन पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया, मतलब उनकी पूरी इजाज़त ली और सारे लीगल इश्यूज़ को समझ के, पूरा ध्यान रख के, पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स से बात करके इनको MECT मतलब मॉडिफाइड ईसीटी प्रोसीजर को पूरा एक्सप्लेन किया और उसके बाद उनको तैयार किया इस ट्रीटमेंट के लिए। इन सभी पेशेंट्स के रूटीन एग्जामिनेशन हुए और पाया गया कि इनमें कोई ऐसी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, किसी तरह का कोई ब्रेन डिसीज़ भी नहीं था, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी नहीं थी और इनमें कोई पुरानी फैमिली हिस्ट्री मेंटल इलनेस की भी नहीं देखी गई। बात करते हैं पहले केस के बारे में। मिस्टर बी जो कि 27 वर्ष के थे, उनको करीब 10 साल से ओसीडी था। इस पेशेंट को ईसीटी से पहले 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि उसके ऑब्सेशंस बहुत सीवियर थे। नींद उसे नहीं आती थी, डिप्रेसिव फीलिंग्स बहुत होती थी और वो खुद को बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करता था। इन सब कंप्लेंट्स की वजह से उसको अलग अलग टाइम पर एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। जब भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था तो उसको दवाओं से इलाज दिया जाता था, जिनमें जो उसको दवाएं दी गई थी वो थी क्लोमिप्रामीन, वेनलाफेक्सिन, फ्लोक्सिटिन और सर्ट्रेलिन। पर ये सारी दवाइयाँ बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थी उस पर। जब फिर से इस पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जब डॉक्टर्स ने इस पर ईसीटी करने का डिसीजन लिया, तब इसको CBT भी दी गई और साथ ही दवाओं से भी इलाज दिया गया
और इस बार जो दवाइयाँ दी गई थी वो थी फ्लुओक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, लेमोट्रिजीन, क्यूटायापिन और क्लोनाज़ेपैम। इन डॉक्टर्स ने पेशेंट पर 2 क्वेश्चनेयर्स एडमिनिस्टर किए। पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स को मेजर करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं जो कि आमतौर पर किए जाने वाले टेस्ट होते हैं। उनमें एक होता है हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल, जिसको हैमडी कहा जाता है शॉर्ट में। तो वहीं ओसीडी के सिम्टम्स को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चनेयर यूज किया जाता है वो होता है येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, या जिसे शॉर्ट में कहेंगे वाई बॉक्स। तो इस पेशेंट के इन दोनों पर जो स्कोर्स थे वो 28 और 29 थे, मतलब हैमडी पे 28 और वाई बॉक्स पे 29। 4 महीने तक इस पेशेंट का इलाज दवाओं से चलता रहा, सीबीटी भी देते रहे, पर कुछ खासा रिलीफ नहीं मिला। इसको क्यूटायापिन दी गई, रिस्पेरिडोन दी गई, क्लोमिप्रामीन, ओलेंजापिन, बड़े सारे दवाइयों का कॉम्बिनेशन इसे अलग अलग टाइम पर दिया गया। जब किसी भी इलाज से इस पर असर नहीं आया तो इसको MECT मतलब मॉडिफाइड ECT देने का डिसीजन लिया डॉक्टर्स ने। ECT एडमिनिस्टर करने से पहले इसके हैमडी पे जो स्कोर था वो 24 था और वाई बॉक्स पर स्कोर इसका 28 था, जो कि बहुत इम्प्रूव्ड नहीं हुआ था। MECT ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को 8 अलग अलग प्रोसीजर दिए गए, मतलब 8 बार इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिनमें इसको ओलेंजापिन दवा भी दी गई। MECT के ट्रीटमेंट के बाद इसको सर्ट्रेलिन दी गई और ओलेंजापिन भी दी गई। और डॉक्टरों ने ऐसा पाया कि इसके OCD और डिप्रेसिव मूड के जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। MECT के जो 8 प्रोसीजर दिए गए उसके 3 दिन बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इस बार इसके जो हैमडी के स्कोर थे वो 14 था और वाई बॉक्स का स्कोर इसका 16 था। मिस्टर बी का रेगुलर फॉलोअप किया गया 2 साल तक और उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी स्टेबल रही। फॉलोअप ट्रीटमेंट्स में उसको सेक्यूलिन और ओलेंजापिन दवाइयाँ दी गईं। अब बात करेंगे दूसरे केस के बारे में। ये हैं मिस डी, जो कि 41 साल की महिला हैं। उनको भी OCD का डायग्नोसिस मिला था, जिसमें उनको ऑब्सेशंस, कंपल्शंस, इंसोम्निया और डिप्रेस्ड मूड के सिम्टम्स थे और इन्हीं वजहों से उनको 3 बार अलग अलग टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जब भी इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तब इनको दवाओं से इलाज दिया गया था, जिसमें इनको क्लोनाज़ेपैम, क्लोमिप्रामीन, सर्ट्रेलिन, पेरोक्सिटीन और फ्लुओक्सिटीन और इसके अलावा कुछ दूसरी दवाइयाँ भी अलग अलग टाइम पर दी गई, पर ये सारी दवाइयाँ बिल्कुल इनफेक्टिव रहीं। जब इनको इस बार दोबारा से एडमिट किया गया हॉस्पिटल में तो इनका HAM-A मतलब हैमिल्टन एंग्जाइटी स्केल का स्कोर 16 था, हैमडी का स्कोर 29 था और वाई बॉक्स का स्कोर 27 था। हॉस्पिटलाइजेशन के 4 दिन बाद पेशेंट के साथ कंसेंट लिया गया और सारे लीगल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए उनके फैमिली मेंबर से बात करके उनको MECT ट्रीटमेंट देने का डिसीजन लिया गया। इनको 3 बार MECT का प्रोसीजर दिया गया, जिसमें इनको पेरोक्सिटीन और ज़ोपिक्लोन दवा भी दी गई एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे। तीसरे प्रोसीजर के बाद पेशेंट को काफ़ी उल्टी हुई और ट्रीटमेंट के करीब 3 दिन बाद पेशेंट में काफ़ी एंग्जाइटी और काफ़ी रेस्टलेसनेस देखी गई, जिसके लिए उनको वेलप्रोएट दी गई। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए, पर क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी सारे ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रही थी, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया और काफ़ी रेस्टलेसनेस, एजिटेशन थी, इसलिए इनके ECT प्रोसीजर्स को कैंसिल कर दिया गया। फिर इनके बाद इनको दवाएं दी गई, जिसमें इनको फ्लुओक्सामीन और क्लोनाज़ेपैम दी गई। पर भले ही उनको साइड इफ़ेक्ट आ रहे थे, पर इन 3 अलग अलग MECT प्रोसीजर्स के बावजूद इस पेशेंट के डिप्रेशन और OCD के सिम्टम्स काफ़ी कम हो गए। इनका HAM-D का स्कोर 11 हो गया, HAM-A का स्कोर 10 और वाई बॉक्स का स्कोर 13 तक पहुंच गया। 1 साल के फॉलोअप के बाद पेशेंट की कंडीशन काफ़ी स्टेबल रही। पेशेंट को फ्लुओक्सामीन दवा प्रिस्क्राइब कर दी गई थी और फॉलोअप के बाद देखा कि पेशेंट रेगुलरली अपनी दवा ले रही थी और इसकी कंडीशन स्टेबल रही। अब बात करेंगे तीसरे केस के बारे में, जो कि है मिस्टर F, जो कि 53 साल के व्यक्ति थे। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया ऑब्सेशंस, इंसोम्निया और डिप्रेस्ड मूड के लिए। और ये डिप्रेसिव मूड और इंसोम्निया उनको इसलिए था क्योंकि उनका बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ था। पेशेंट की नींद काफ़ी ख़राब रहती थी और वो 1 या 2 घंटे सोकर उठ जाया करते थे और उसके बाद काफ़ी सोचते रहते थे, चिंतित रहते थे। जो भी ये सब उनके बिजनेस में इश्यूज़ हुए हैं उसको लेकर वो विचार करते रहते थे। हॉस्पिटल में एडमिट होते टाइम इनका HAM-D का स्कोर 24 था, HAM-A का स्कोर 18 था और वाई बॉक्स का स्कोर 21 था।
इनको मेप्रोटिलीन दी गई, जिसका डोज धीरे धीरे बढ़ा दिया गया, पर उनके ओसीडी सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हुए। फिर इनको मॉडिफाइड बायफ्रंटल ईसीटी दिया गया। डॉक्टर्स ने उनको समझाया कि ईसीटी इनको क्यों दिया जा रहा है, इनसे पूरा कंसेंट लिया, फैमिली मेंबर से भी बात की और पूरे लीगल प्रोसीजर्स ध्यान में रख के इनका कंसेंट ले लिया गया। ईसीटी से पहले इनका हैमडी स्कोर 19 था, हैम ए का स्कोर 20 था और वाईबॉक्स का स्कोर 18 था, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो दवा से इनको आई थी। मिस्टर एफ के 4 ईसीटी सेशंस हुए और इन सेशंस के साथ इनको मेप्रोटिलीन और क्लोनाज़ेपैम दवाइयां भी दी गई एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे। 4 ट्रायल्स के बाद, मतलब 4 सेशंस के बाद, पेशेंट के ओसीडी सिम्टम्स और डिप्रेसिव मूड के सिम्टम्स काफ़ी इंप्रूव हो गए। हैमडी का स्कोर 11 हो गया, हैम ए का स्कोर 9 हो गया और वाईबॉक्स का स्कोर 11 हो गया। पर इन 4 सेशंस के बाद ही पेशेंट ने अपने सेशंस कैंसिल करवा दिए। पेशेंट को फिर मेप्रोटिलीन दी गई और क्लोनाज़ेपैम दी गई एमईसीटी के ट्रीटमेंट के बाद। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 4 साल बाद तक भी पेशेंट बहुत अच्छी हेल्थ में रहा और उसके सिम्टम्स नहीं आए। पेशेंट बिल्कुल सिम्टम फ्री हो चुका था। पेशेंट का दवा से ट्रीटमेंट चलता रहा और उनको मेप्रोटिलीन दवा दी गई, जो कि वो रेगुलरली लेते थे डिस्चार्ज होने के बाद। तो 4 साल बाद भी इनमें सिम्टम्स से रिलीफ बना रहा। तो ये थे 3 केस। अब आइए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। ये जो तीनों पेशेंट्स थे, इनमें ओसीडी के साथ काफ़ी सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी थे और ऐसा देखा गया कि ईसीटी के बाद इनके डिप्रेसिव सिम्टम्स भी काफ़ी इंप्रूव हो गए। ऐसा रिजल्ट अक्सर ईसीटी से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि ईसीटी का असर डिप्रेसिव सिम्टम्स पर या जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है और खासकर कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन भी जो होता है, उसमें ईसीटी को बहुत इफेक्टिव देखा गया है। डॉक्टरों का ऐसा भी देखना है कि सीवियर ओसीडी के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में दवाइयाँ और कुछ दूसरे फर्स्ट लाइन थेरेपीज जैसे कि बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी बहुत ही रेयरली इफेक्टिव होती हैं। सौभाग्य से ईसीटी का असर काफ़ी अच्छा देखा गया है सीवियर ओसीडी के पेशेंट्स को ट्रीट करने में, और ये जो असर है ये अक्सर कुछ डॉक्टरों ने अपने केसेस में ही रिपोर्ट किया है। जैसा कि इन 3 केसेस के साथ भी हुआ, जब इनको मॉडिफाइड बायफ्रंटल ईसीटी दी गई तो इनके सिम्टम्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई। और ये ऐसे पेशेंट थे जिनका फर्स्ट लाइन जो ओसीडी का जो ट्रीटमेंट था वो इफेक्टिव नहीं हुआ था। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मतलब जब बीमारी का डायग्नोसिस मिलता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स किस टाइप का ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो ओसीडी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दवाई भी होता है या थेरेपी भी हो सकता है। हालांकि मोस्टली पहले दवा ही दी जाती है अगर पेशेंट की कंडीशन मॉडरेट या सीवियर लेवल की हो। माइल्ड केसेस में पेशेंट्स को पहले थेरेपी रिकमेंड कर दी जाती है। और कई पेशेंट्स जो कि मॉडरेट या सीवियर लेवल के ओसीडी से भी सफ़र कर रहे होते हैं, कई बार वो नहीं चाहते दवाइयाँ लेना, तो उनको भी सीबीटी रिकमेंड कर दी जाती है। अच्छी बात ये देखी गई कि इन तीनों पेशेंट्स में से 2 पेशेंट्स में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए जब उनको एमईसीटी का ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि एक ही पेशेंट थे जो कि दूसरा केस था मिस डी का, केवल उन्होंने एक ही एडवर्स रिएक्शन दी और ट्रीटमेंट के बाद उनमें काफ़ी एजिटेशन देखी गई। पिछले करीब 2 से 3 दशकों में बहुत सारी ऐसी ओसीडी पर स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं जिनमें पेशेंट्स की न्यूरो इमेजिंग की गई थी, और ऐसा देखने में आया है कि कुछ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स हैं जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, बहुत करीबी रूप से संबंधित होते हैं ओसीडी के सिम्टम्स से। ये जो ब्रेन एरियाज हैं इनमें प्रमुख होते हैं प्री फ्रंटल ब्रेन रीजन, जिनमें कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी देखा गया है। ये 3 एरियाज मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओसीडी के सिम्टम्स के लिए। पेशेंट्स के ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखी जाती है और इसी के साथ एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में भी ओवर एक्टिविटी देखी जाती है। तो वहीं डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में फंक्शनल एक्टिविटी में कमी देखी जाती है। ऐसी ही कुछ फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स उन पेशेंट्स में भी देखी गई हैं जिनको कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, मतलब एमडीडी। और ऐसा पाया गया है कि ये 3 एरियाज सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी अक्सर प्रभावित होते हैं। और इन शोधों के आधार पर जो भी न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ में देखने में आया है, डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि क्योंकि डिप्रेशन और ओसीडी के सिम्टम्स में एक जैसे ब्रेन एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये जो ईसीटी का जो असर है वो इन दोनों सिम्टम्स पर एक साथ देखने में आता है।
इसलिए ऐसा नहीं है कि जब ECT दी जाएगी तो केवल OCD के सिम्टम्स ही कम होंगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं जब ECT दिया जाता है। तो एक ही टाइप के ब्रेन एरियाज टारगेट किए गए ECT में, और उसकी वजह से OCD और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स में कमी देखी गई, ऐसा इन डॉक्टरों ने पाया। इन डॉक्टरों का ऐसा भी मानना है कि ECT की मदद से ब्रेन के अंदर कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। मतलब ECT ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी असर डालता है। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन और गाबा। गाबा मतलब गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ये OCD और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स को कम कर देते हैं। या ये कहें कि ये ब्रेन को एक ऐसा झटका देते हैं जिससे कि दिमाग के वो हिस्से जिसमें कि सेरोटोनिन, डोपामीन और गाबा ठीक से पैदा नहीं हो रहे थे, उनको एक झटका लगता है, उनको एक धक्का लगता है और वो एकदम से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि ब्रेन के वो न्यूरॉन्स जो कि बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे थे वो तेज़ी से काम करने लगते हैं, क्योंकि दिमाग को एक इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लगता है। और यही वजह है कि OCD और डिप्रेशन के सिम्टम्स एक साथ इम्प्रूव होते हैं। हालांकि ऐसा मानना कि ECT का असर न्यूरोट्रांसमीटर्स पर पड़ रहा है और इन्हीं ब्रेन के एरियाज में न्यूरोट्रांसमीटर्स पर पड़ रहा है, ये इन डॉक्टरों की हाइपोथेसिस है। मतलब इनका ऐसा मानना है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी हैं और उसके बेसिस पर ये ऐसा बोलते हैं कि हाँ, शायद यही होता होगा जिससे कि ECT इन ब्रेन एरियाज पर असर भी डालता होगा और यहाँ कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता होगा, खासकर कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनके लेवल को बढ़ाना ज़रूरी है ताकि वो OCD और डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम कर पाएं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1990 में एक टास्क फोर्स की मदद से, जो कि ECT के लिए बनाई गई थी, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि जब सीवियर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो और पेशेंट्स में काफ़ी OCD सिम्टम्स भी हों तो ECT एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पे कंसीडर किया जाना चाहिए। बावजूद इसके अभी तक करीब पिछले 30-35 साल में भी इस ओपिनियन को वैलिडेट करने के लिए, इसको जायज़ ठहराने के लिए और इसके वैधता को जांचने के लिए अभी तक बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च नहीं हुई है, जिसे कि हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स कहते हैं, RCT, वो नहीं किए गए हैं जिसमें कि एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए और ये देखा जा सके कि हाँ, ऐसा सही में ज़रूरी है या अच्छा है कि ECT उन पेशेंट्स में दिया जाए जिनमें सीवियर OCD और डिप्रेसिव सिम्टम्स पाए जाते हैं। पर फिर भी ऐसे केस रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि ECT का यूज़ अगर किया जाए तो बहुत से पेशेंट जिनको कि सीवियर OCD है और डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, दोनों केसेस में ECT काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, काफ़ी मदद दे सकती है उन पेशेंट्स को जिनको कि दवाओं से और साइकोथेरेपी से बहुत रिलीफ नहीं मिल पाया है। ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये जानकारी बहुत से पेशेंट्स के लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। उम्मीद है आप इस जानकारी की मदद से एक सही दिशा लें अपने या अपने फैमिली मेम्बर के इलाज में और अपने डॉक्टर से बात करके सही ट्रीटमेंट ऑप्शंस को कंसीडर करें, उनके बारे में विचार बनाएं और अगर ज़रूरी हो तो ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इनको उपयोग में लाएं। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।